जो आपका आखिर का सेट स्टार्ट होना है 822 ईबी स्टार्ट होना है और पहला ही खंड एम है। क्या क्वेश्चन है पहला, वो भी गलत में कि कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सहभाज्य का युग्म कैसा होता है। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं भैया ऑप्शन से देखते हैं। पहले ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक मिनट रुको मैं आपको ऑप्शन दिखा दूं। यहाँ पर देखो भैया सहभाज्य का युग्म। ठीक है ना, अब सहभाज्य का युग्म कब बनेगा भैया, एक ऐसी दो वैल्यू लेंगे हम जिसका में से एक है। ठीक है ना, या जिन दोनों में से कुछ भी चीज कॉमन ना हो। ठीक है, हालांकि एक तो कॉमन रह रहा है ये सब में। अब मुझे यहाँ पे बता दो, अभाज्य का तो पता होगा, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती बताई थी उस दिन, बता सकता कोई जिसका कोई जो किसी के बारे में ना है। जैसे क्या बताया था भैया, सबसे छोटी है अभाज्य संख्या दो, उसके बाद उसके बाद पाँच, उसके बाद सात, उसके बाद 9, तो भैया 3 के बाद में 11, इसके बाद 13। अब देखो, अब मैं इन संख्याओं का अगर युग्म बनाऊं इस प्रकार से बना देता हूँ युग्म ऐसे, तो भैया ये कैसे युग्म है, तुम कहोगे सहभाज्य। देखो ना तो 2 के बारे में 3 आता है, ना 3 के बारे में 2 आता। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं, अगर इनका मैं से निकाल लूं तो भैया 2 का ना 2 और 3 का ना 3। तो आप कहोगे अगर यहां से मैं से की बात करते हैं हम तो क्या आ रहा आपका 1। तो ऐसा युग्म जिनका मैं से हमारा 1 आता है वो हमारा सहभाज्य युग्म कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। पहले 5 है, बात करूं अच्छा अगर मैं कॉमन निकालने की बात करूं तो 5 कॉमन आ सकता नहीं आ सकता, 1 और 5 या 15। 7 कॉमन आ सकता नहीं आ सकता, क्या लिखोगे 7 के ना 7 और यहाँ पे क्या आना 31 का 31 और यहाँ पे देखते कुछ चीज कॉमन आ रही है क्या भैया, नहीं आ रही। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो कॉमन आ रहा है कोई, क्योंकि भैया 3 6 18 या कुछ भी लिख सकते हो आप, 2 9 18 भी और 5 पंजे 5 आएगा इसमें। अभी और फैक्टर करके देख लो क्या हो गया, इस प्रकार से करके देख लो। देखो 2 गुणा 3, 2 ते 6, 6 तिया 18। देखो कोई मैच कर रहा है इसमें, नहीं कर रहा ना, इस वजह से ये हमारा सहभाज्य युग्म हो गया। आ रही बात समझ में कुछ, ठीक है नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2 दे रखे हैं भैया आपका, x - 2y बराबर 3 और तथा 3x + my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर करते क्या है, पहले इसको इधर ले आओ, तो x - 2y - 3 बराबर 0 और 3x + my - 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस क्या लिखेंगे b1y प्लस c1 = 0। और यहाँ पर अगर मैं समीकरण 2 की तुलना की बात करता हूँ, तुलना किससे करेंगे, a2x v2y प्लस c2 = 0। अच्छा a1 का मान क्या है भैया 1 है, v1 की वैल्यू -2 है और c1 की वैल्यू -3 है। और यहाँ पर बात करता हूँ मैं, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है 3 और v2 की वैल्यू कितनी है m और c2 की वैल्यू है -1। अब उसने कहा क्या है, अद्वितीय हल है। यहाँ पे बात ध्यान से आपको सुनिए, अद्वितीय हल। तो ये क्या करेंगे, जब अद्वितीय हल है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल v1/v2। a1 क्या है आपके पास 1 है, ये क्या है 3 है, b1 क्या है आपके पास -2 है और ये क्या है आपके पास m है, ये आपका डज नॉट इक्वल है। इसका मतलब m तो इधर पहुंच जाएगा और ये इधर,
तो m और माइनस के 2 गुणा 3, m डज नॉट इक्वल 3 दूनी 6, ऐसा ऑप्शन दे रखा कहीं? अच्छा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि भैया क्वेश्चन नंबर 2 पाठ्यक्रम में था नहीं, तीसरा ही क्वेश्चन था, तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 18 और x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है ना। इसका हमें x और y का मान निकालना है। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। क्यों? यहाँ पर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और कुछ ना करते समीकरण नंबर 2 में आप कितने तक गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो करो 2, और ये समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हमने नोट कर लिया। 2x 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी? थर्ड। अब करेंगे क्या? समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर आप 3 को घटा दीजिए। समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 18, और ये क्या है? 2x माइनस के 4y बराबर के घटाना है भैया। अब देखो चिन्ह बदल जाते हैं ना, ये माइनस, तो ये आपके कट गए। ये क्या है भैया? 7y। ये कितने हो जाएंगे आपके? 14। y का मान क्या हो गया? 2। उसके बाद y का मान समीकरण नंबर कितना रखना? 2 में हमने समीकरण में मान लिया, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है ना। तो x माइनस 2 यानी 2, और यहाँ पे इस प्रकार से x बराबर 2 दूनी 4 बराबर 2। अब क्या करेंगे हम? x बराबर 2 प्लस 4, x बराबर क्या हो गया आपका? 6। x का मान क्या हुआ आपका? 6, और y का मान क्या हुआ तुम्हारा? 2, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चला भैया हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है या गलत है, ठीक है ना। x और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख के देख लो, अगर ये आ जाता है तो ठीक है, वरना गलत है। तो LHS ले लेते हैं, पहले मैं समीकरण नोट कर दूँ यहाँ पे। x माइनस 2y बराबर 2, LHS ले लो, LHS x माइनस 2y, ठीक है। अब देखो x बाय y का मान रखने पर, जब हम x और y का मान रखते हैं तो x का मान कितना है हमारे पास? 6, 2, और y का मान कितना है? 2। 6 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2। देखो RHS यही है ना। तो इसका मतलब जो हमारे मान आए हैं वे बिल्कुल करेक्ट आए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर देख लो 2 समीकरण है तुम्हारी। देखो के किस मान के लिए? रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1, के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे, यानी के का मान तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, इसमें भी सेम वैसे करना जैसा भी करा था हमने। इसको हम ले आएंगे और इसको ले आएंगे, तो क्या होगा? x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0, यानी समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर लिख सकते हैं के एक्स प्लस वाई माइनस के वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 6। समीकरण नंबर 1 की तुलना अब किससे करेंगे तुलना, ये बता दो नितिन, किससे होनी तुलना? बता दीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी a1 का मान क्या है भैया? 1, b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? के, और c1 की वैल्यू क्या है? माइनस के 1। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, a2x प्लस डायरेक्ट कर दो ना, ऐसी कर जाओ। समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा a2 की वैल्यू क्या है? v2 की बताओ 1। अच्छा
C2 वैल्यू माइनस के। के। अब उसने कहा है कि रैखिक समीकरण के युग्मों के जो अनेक हल हैं, तो भैया क्या किया जाए? अनेक हल होने पर कौन सी हमारा कंडीशन रखती है वो बता सकता? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ऐसा लिखता। और क्या करते हैं, A1 को एक बार C1 इसके बराबर लिखते हैं और B को फिर एक बार इसके बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। अब करते क्या है, हम A1 अपॉन A2 बराबर C1 अपॉन C2 हम करेंगे क्या भैया? A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और यहाँ पे A2 की k, फिर C1 की है माइनस के 1 और यहाँ माइनस के स्क्वायर, माइनस से माइनस हम कर सकता है, ठीक है। और k से आपका k स्क्वायर भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है 1 और यहाँ पर 1 अपॉन k, और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो k का मान क्या मिल जाता है हमको? 1, ठीक है। तो k का मान आपका 1 आ जाता है, ठीक है। आधी बात समझ में भैया? नोट करो फिर इसे जल्दी से। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, तो x का मान तुम्हें फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो भाई इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक है। कहने का मतलब ये है कि भैया x² 2 बराबर 7 हो सकता है। ये माइनस से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो x² 7 प्लस 2, ये आपका होगा x² 7, x बराबर 9, ठीक है। यानी x बराबर क्या होगा भैया? √9। इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 3 है कहीं ऑप्शन में ऐसा, है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है कि व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र, यानी यहाँ पर ये आपका वृत्त है, ठीक है ना, और AB इसका व्यास है और ये इसका केंद्र है, ठीक है ना। AB व्यास है यानी यहाँ पे A है और ये आपका B है। वृत्त का केंद्र 2, -3, ठीक है, 2, -3 तथा B के निर्देशांक 1,4 है, 1,4 है। एक निर्देशांक तुम्हें ज्ञात करने हैं। हमने मान लिया भैया एक निर्देशांक x, y है, ठीक है ना। अच्छा, एक मैंने पढ़ाया होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, पढ़ाया है ना। यहाँ पर लिखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y इक्वल टू क्या बोलते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, तो इसे क्या कहेंगे? कैपिटल X कैपिटल Y, और ये क्या हो गया x1, ये x2, ये y1 और ये y, ठीक है भाई। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। अच्छा, x1 की वैल्यू क्या है? कैपिटल X की 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? या ठीक है, ऐसे कर दो। तो कोई इनमें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। x के पास एक बार ऐसे लिख कर बता देता हूँ आपको, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन, इस प्रकार से x की वैल्यू क्या है? 2, x1 की वैल्यू कितनी है? x और x2 की 1/2, 2 दूनी 4, x प्लस 1, ये प्लस ले जाएगा माइनस, 4 - 1 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? 3 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार आप क्या करेंगे? कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा, y2 की वैल्यू क्या? -3 बराबर y1 की वैल्यू क्या? y प्लस y2 की वैल्यू क्या? 4/2, इधर आ गया तो -6 y प्लस 4, यानी y बराबर, ये प्लस इधर जाएगा हो जाएगा माइनस, तो -6 -4, तो y बराबर -10। देखो ये आ गया आंसर,
यही है भैया, नोट कर लो। अब यहाँ पर देख लो, अब क्या है देखो, आठवां क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस के 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान आपको याद करना है। हाँ भाई, अब आपसे पूछते हैं कुछ विचित्र। ये कह रहा है समीकरण के मूल बराबर हैं, तो क्या लगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मूल बराबर है और k का मान हमें याद करना। गोलू, आदित्य, प्रिंस, विविध करगा, अच्छा क्या है, हाँ d बराबर v² माइनस के 4ac। अब मुझे ये बताओ तो यहाँ से कहाँ से k का मान निकल जाएगा। हाँ अच्छा चलो, तुलना कर ली, ए बी का मान निकाल दिया, फिर क्या करोगे भैया, केवल यहाँ से तुम d का मान निकाल सकते हो, केवल d का मान, ना कि k का मान। तो भैया कैसे निकलेगा, उसने खुद कहा मूल बराबर है, इसका मतलब d का मान क्या दे रखा, 0। इसका मतलब हमें फॉर्मूला ये लगाना, v² माइनस 4ac बराबर 0, तब तो तुमसे k का मान निकल जाएगा। एक नंबर भी खोलो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब करेंगे क्या, पहले समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना करने, और जब आप समीकरण की तुलना करते हो यानी a बराबर क्या है, एक मिनट जाओ, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी a बराबर 3 है, b बराबर माइनस के 12 है, c बराबर k है। और अब लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल, वह मूल है ना, चलिए समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण के मूल बराबर है, इसीलिए क्या होगा, v² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दो b का मान माइनस के 12 का वर्ग माइनस 4, a का मान 3, c का मान k बराबर 0। 12 का वर्ग 144 माइनस 4 या 12 के हो जाएगा बराबर 0। ये इधर है, इधर जाएगा, या फिर ऐसा कर लो भैया, इसे इधर को ले जाओ, तो माइनस के 12 के बराबर माइनस के 144, माइनस से माइनस हमको कट जाता है, तो आपका जो आता है k बराबर 144/12, और 12 का अच्छे से तुम्हें पता है वर्ग है, तो 12 आपके कट जाता है, तो k का मान क्या रहता है आपका 12। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, नोट करो इसको भी। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 में बता दूंगा, तुम्हें जवाब देना अच्छे से, कई बार पढ़ाया भी है, अब बहुत अच्छे से दिन समझाया था कि दो आकृतियों जिनके आकार समान हैं परंतु माप आवश्यक रूप से समान नहीं है, तो कहलाती हैं समानाकृति, सममित आकृति, समरूप आकृति, या फिर सर्वांगसम आकृति। समरूप, तो भैया आंसर क्या होगा आपका, समरूप। बहुत अच्छे से मैं समझाया था, समरूप आकृतियां इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपके यहाँ पे है नहीं, पाठ्यक्रम से बाहर की बात हो गई। 11वां देख लो, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 और 4 और 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा समकोण या फिर कौन सा होगा, कोण, अधिक कोण, यहाँ पर देख लेंगे एक बार। हमने क्या करा भैया, इस प्रकार से हमने त्रिभुज बनाकर देख लिया, ये A है, ये B और ये C, ठीक है ना। उसके बाद कहा क्या है, अच्छा ये मैंने 3 मान ली और ये 4 और ये 5, ठीक है ना। ऐसा क्यों भैया, उसी को 5 मानना भैया, अगर मैं इसको कर्ण मानता हूँ तो कर्ण सबसे बड़ी रहता है ना, सबसे बड़ा इन दोनों से बड़ा क्या होता है, कर्ण, ठीक है ना। अब अगर इसमें पाइथागोरस फिर में पास हो गई तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण, ठीक है। तो पाइथागोरस फिर में बताओ, पाइथागोरस फिर में तो तुम्हें अच्छे से पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भैया कर्ण क्या माना मैंने यहाँ पे 5, लंब क्या है आपका 4 का वर्ग प्लस ये क्या है 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये आपका आ गया 25, ये क्या आ गया आपका 25। जब ये दोनों बराबर आ गए यानी कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर आ गया, तो इसका मतलब पाइथागोरस फिर में पास हो गई। और जब पाइथागोरस फिर में इसमें पास हो गई
तो नितिन ये कौन सा त्रिभुज हुआ? संधिबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या फिर कोई और? समकोण, समकोण त्रिभुज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समकोण त्रिभुज ये होगा। ये भी आपका करेक्ट आंसर, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भैया? 12 तो पाठ्यक्रम में है ही नहीं। 13वां देखो, यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 है तो आपको ज्ञात करना है कोसेक थीटा का मान क्या होगा। और मुझे ये बताओ तो कौन कौन ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? चलो बताओ। अच्छा भैया आपसे ना होने का प्रिंस कैसा करेंगे क्वेश्चन को? कौन है त्रिभुज बना गया? त्रिभुज बना। चलो हमने चले इनके कहने से त्रिभुज बना दिया। ये आता त्रिभुज, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता? लंबटे आधार। लंबटे आधार। तो tan थीटा हम लिखते हैं लंबटे आधार। अच्छा भैया tan थीटा लंब की जगह क्या है? 8 है, ये आपका 15 है। इसका मतलब बात करें तो लंब आपका 8 है और आधार क्या है? तो ये तो सीधी सी बात तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी कि जो कर्ण का मान आएगा वो 15 से ज़्यादा ही आएगा। क्यों? कर्ण का मान इन दोनों से हमेशा ज़्यादा ही आता है, ठीक है। अच्छा तो क्या लगाएंगे भैया? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस फिर में से क्या करते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है भैया? निकालना है तुमको। आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग, नहीं लंब का वर्ग 8 का वर्ग। अच्छा आधार क्या है आपका? 15 का वर्ग। अच्छा ये आपका 64 225 क्या आ रहा है? 169 नहीं 289। अच्छा ये आपका आ जाता है कितना? √289 किसका होता है भैया? 17। तो यहाँ पर आ गया 17 यानी कर्ण का मान क्या आ गया आपका? 17। यहाँ पर लिख देंगे कर्ण का मान। एक बार सारे बता रहा हूँ, सारे मान कैसे निकालते लो, पकड़ना जरा एक मिनट। अब देखो सभी मान में निकाल के दिखा रहा हूँ, सीख लो क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आता जरूर है। और सारे मान निकालना बता रहा हूँ। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। ठीक है हाँ LAL कक्का, ठीक है ठीक है। आगे बात समझ में? लाल बटे कक्का। अच्छा पहले वाले क्या बोलते हैं? साइन। अब सुन लो, इसको बोलते भैया साइन, इसे क्या बोलते हैं भैया? कोस। और इसे क्या बोल देते हैं हम? टेन। अब इनका अगर हम उल्टा कर दें के कक्का लाल कर दें KAAL कक्का, यहाँ पे हो गया लाल। इसके बाद ये क्या हो जाता है आपका? बता सकता है कोई? कोसेक। और ये क्या हो गया आपका? सेक। और ये क्या हो गया? कोट। अब ध्यान दें उसके बाद क्या करोगे आप? अब सीधा सा सब चीज आपको दे रखी है, यहाँ से हर चीज की वैल्यू निकल सकते हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब कितना भैया? 8, कर्ण कितना है? 17। तो जी हो गया आपका आंसर। साइन आ गया और साइन को पलट दो। क्यों? साइन को उल्टा क्या होता? कोसेक। क्या कर दो? 17/8। बताओ क्या भारी बात थी इसमें? अब क्या करेंगे? कोस निकाल लो। कोस क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास? 15 और कर्ण 17। अब इसे पलट दो, क्या बन जाएगा? ये आ गई सेक की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद tan की वैल्यू निकालना जरा। क्या क्या हो गया? tan की वैल्यू दे रखी है वहां पे। अब देख रहे ये आ रहा, यही आ रहा ना? लंब बटे आधार। अगर मैं कोट की वैल्यू पूछने लगूं भैया 15/8 तो सही वैल्यू निकल सकती है नहीं निकल सकती है? बताओ, नोट कर लो।
यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। यानी 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो आपको थीटा का मान निकालना है। निकाल सकते हैं ना सब? ठीक है, हाँ पता मेरे को। ठीक है, cos 3 थीटा, तो गोलू आप ही बता दो, 2 कहाँ जाएगा? बटे किसके बटे में जाएगा भैया? 1 के बटे में जाएगा। इस प्रकार से आ जाता है। अगर ये cos 3 थीटा है तो आप कुछ नहीं करना, बस मुझे ये बताना भैया नितिन कि ये कोस में किसकी वैल्यू है 1/2। जल्दी गोलू, वहां पर क्या देख रहे हो? वहां मिल पाएगा? हाँ विशालू, 60 कोस 60 की वैल्यू है भाई। कोस से कोस कैंसिल है, 3 थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60/3 और 20 दिया 60। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका 20 डिग्री आ गया होगा, चेक करो। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 15, सुनो भाई ध्यान से। 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रखा है, 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बताओ कौन कौन क्वेश्चन कर सकता हूँ? तुमसे ना हुआ? ठीक है, यहाँ पर देख लो, परिधि का अनुपात आपको दे रखा है, आपको किसका? अच्छा, वृत्त की परिधि बताओ। वृत्त की परिधि 2 पाई r। ठीक है, r1 लिखो क्योंकि हम पहले वृत्त की परिधि डाल, तो यहाँ पर डाल दो क्या? दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ठीक है भैया। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना अब करेंगे क्या? क्षेत्रफल तो बाद में निकालना था, उससे पहले हम लिखते हैं इनका अनुपात रखा, यानी ठीक है, ये दे रखा ना। अब करेंगे क्या? अब कुछ नहीं करना हमें, पाई से पाई वैसा आपको कर सकता। ठीक है। अच्छा, इनका अनुपात बताओ कितना दे रखा? 3/2 आपको यहाँ पे दे रखा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ठीक है, तो आपको बनता है बराबर 3/2। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ से हमें r1 और r2 की वैल्यू मिल सकती है, r1/r2 की वैल्यू 3/2। ठीक है, ये आपको मिल रही है। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ जाओ, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ जाओ। क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1² पाई r2²। तो कुछ करना था भाई, पाई से पाई आपका कट जाएगा, इसका मतलब क्या अंतर बैठा? केवल r1 r2 का वर्ग हो गया। ठीक है ना। तो 3 का वर्ग क्या होगा आपका? 1 मिनट को 3/2 कर दो, इस प्रकार से क्या होगा? 9/4। 9/4। ठीक है, इसका मतलब 9:4। ठीक है, ये आपका आंसर है। नोट करो, यहां देख लो, यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धवृत्तों के उनके आधारों को जोड़ दिया जाए या जोड़ दिया जाता है, तो उनके नए बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक ठोस है भैया, ठीक है ना, और इसके ऊपर इस प्रकार से ठोस। ठीक है ना, सिंपल है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अर्ध का, और इसका, और अगर मैं इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दूं तो 2πr² और 2πr क्या बन जाएगा भैया? 4πr²। आंसर चेक करो, यही है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? पहले क्वेश्चन आया था माप है, तो माप कौन कौन सी है मैं ये लिखवा देता हूँ। देखो, माप सब लिखवाता हूँ यहाँ पे कि क्या था? केंद्रीय देखो, नोट करो इसे, क्या है? माध्य है, माध्य है और बहुलक ये है। और है कौन सी नहीं भैया? तो मानक विचलन नहीं, ये तीनों तो है। ठीक है ना। क्वेश्चन पहले भी आया था
कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो उसमें हमने लगाया था बहुलक, बहुलक है। लेकिन क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से पढ़ना कि नहीं तो नहीं लिख रहा है, क्योंकि इसमें नहीं लिख रहा तो मानक विचलन नहीं है। आगे बात समझ में, नोट करो इसे। कौन सा क्वेश्चन है भैया आपका? 17 हो चुका, 18 यानी 18वां। अब देखो ध्यान से सुनो, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्याम को याद करना। कहां से भैया? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्याम को ज्ञात करना है। कौन कौन कर सकते? ठीक है, क्या पढ़ा भैया? 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि ये बहुविकल्प में है इसलिए तुम्हें बहुत जल्दी आंसर देना। ठीक है, तो सीधी सी बात देखो, अब करेंगे क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 और 9। भैया कितनी संख्या है? 9 संख्या। अब तुम जोड़ोगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 21 21 28 28 ऐसे जोड़ोगे 34 34 ऐसे जोड़ोगे तो भैया सबसे सीधी सी बात है 9 है ना। अब ध्यान देखो, शॉर्ट ट्रिक 9 है तो n प्लस 2 ये फॉर्मूला यूज करो। अगर लगातार संख्याओं का योगफल चाहिए ना, ध्यान सुन लो, अगर लगातार संख्याओं का चाहिए तुम्हें योगफल, ये फॉर्मूला लगा दो। कितनी संख्या है भैया? 9 और 9 में कोई एक जोड़ 10 बटे 2 5 बार गया 45 आएगा। जोड़ लो एक बार, 45 आएगा जोड़ के। अगर आप जोड़ते हो ना 45 आएगा। ठीक है, अगर वो पूछ रहे हैं 50 तक की तो 50 तक कैसे जोड़े? तो सीधी सी बात है 50 × 51 बटे 2 25 और 25 की 51 से गुणा कर दो, वही आंसर आएगा जो तुम्हें जोड़ के लाना है। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे क्या है आपका? बटे 9 9 पंजे 45 5 आपका समांतर माध्य आ जाता है। सिंपल है, नोट कर। यहाँ पर देख लो भैया, देखो 19वां गया है माध्य का आपको 16 देंगे, माध्य 15 देर का, बहुलक आपको याद करना। भैया फॉर्मूला मुझे बता दो, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्य - 2 माध्य। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो 20वां क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका बहुविकल्प का। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 5 6 7 8 9 और भैया 10। अगर तुम इन्हें 10 को देखते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लो, अगर मैं बात करूं तो ये 4 आपकी इधर हो गई और ये भी आपकी क्या हो गई? 4 इधर 4 उधर। तो आप करोगे बीच में 2 बचे हैं, कुछ नहीं करना, जोड़ दो और आधा कर दो। 11 का आधा 5.5 यानी 5.5 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नोट कर लेना। तो ये आपको कुछ मिला था। हाँ, ये आपके एमसीक्यू जाते हैं कंप्लीट। ठीक है ना, इसका तो आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में डालना ही है। इसके साथ ही एक सिद्ध करने का क्वेश्चन आपका है, घर से आपको करके लाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर खंड बै की बात चली है, खंड बै आपका ये आ जाता है। यानी सिद्ध करना है आपको 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। भैया करा रखा, अच्छे से कर लेना। उसके बाद ख आपको करके लाना है, क्या है? कोस a बराबर √3/2 तब sin 2a का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। और नहीं दे, चलो ये दो कैसे देंगे क्लास आज की, वे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं ना। ठीक है ना, जो आपको बताया वो याद रखना है। ठीक है ना।